जय हिंद स्टूडेंट्स, एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशंस के लिए डिफेंस बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव शर्मा। आज सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम क्या देखने वाले हैं। देखो, तीनों टॉपिक्स की सबसे अच्छी स्पेशलिटी आज की क्लास में ये है कि तीनों इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड है, यानी इंडिया और उसके नेबरिंग स्टेट्स या इंडिया के फ्रेंडली स्टेट्स के साथ जो रिलेशन है और स्ट्रांग होने हैं और नेशनल ट्रेंड में वो किस तरह से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसे हम देखेंगे। पहला टॉपिक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का है, जिसे हालिया तौर पर मलेशिया नाम के देश ने अपने यहाँ एक्सेप्ट किया है। और दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे मालदीव्स के बारे में कि मालदीव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं एक कानून है, जो लॉ है जो उन्होंने पास किया है। और तीसरा इंडो अफगान रिलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है इंडियाज डिजिटल पेमेंट सिस्टम। आप सभी को पता है 2016 यानी 2016 में ऑफिशियली भारत ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की शुरुआत की थी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के नाम से भी हम जानते हैं, जिसके लिए सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपनी एक ऐप भी जनरेट की थी जिसका नाम था भीम, जो आज भी वर्किंग है। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग जुड़े थे, जिसमें आज की डेट में आप देखते हैं पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, राइट। सो मेनी एप्स आर देयर, राइट, जिसका आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे। अब इसके मामले इस जो करंट अफेयर का ये जो टॉपिक है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन, वो क्या है वो समझते हैं। पहला, मलेशिया, जो कि भारत के ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसके पहले हमने इसके बारे में आसियान नाम के एक टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है। मलेशिया ने भारत का जो यूपीआई है यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है उसे एक्सेप्ट किया है। भारत और मलेशिया देशों ने एक साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, एक पैक्ट साइन किया है, दैट द इंडियन पीपल और इंडियन सिटीजन्स हु विल बी इन मलेशिया कैन आल्सो यूज यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फॉर देयर ट्रांजैक्शन। जो वहां के लोकल मर्चेंट्स होंगे उन्हें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्या बोलता है ये? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जिसे आरबीआई और आईबीए यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर के बनाया था 2008 में। ये एक पब्लिक सेक्टर बॉडी है, आप कह सकते हो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो भारत में पेमेंट्स और उन पेमेंट्स के सेटलमेंट सिस्टम को तैयार करने, उसे ऑपरेट करने और उसे मैनेज करने का काम करती है। इसी एनपीसीआई के अंतर्गत भारत सरकार ने एनआईपीएल को 2020 में बनाया था, जिसे इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो भारत की एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बनी है, नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। थोड़ा बहुत हम इनके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही होगा। मैंने तीन चीजें आपको बताई हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई है यूपीआई, दैट स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, राइट। ये तो पहली चीज हो गई। फिर मैंने आपको बताया एनपीसीआई, दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। और तीसरा मैंने आपको बताया एनआईपीएल, दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, राइट। पहले तो हम इनके स्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में देख लेते हैं। यूपीआई क्या है भैया? यूपीआई का जो स्टैब्लिशमेंट ईयर हम देखते हैं, ये 2016 में लाया गया था। इसे एनपीसीआई के अंतर्गत बनाया गया है। इसका काम क्या है सर? ये इंस्टेंट पेमेंट प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। इंस्टेंट पेमेंट प्रोटोकॉल है ये, जो बैंकिंग एजेंसीज हैं या बैंकिंग कंपनियां हैं उनके बीच में एक प्रोटोकॉल की तरह काम करता है फाइनेंशियल कम्युनिकेशन। आप जब भी किसी बैंक या दो से ज्यादा बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप यूपीआई का यूज करते हैं, है ना। तो यूपीआई बेसिकली क्या कर रहा है कि दोनों बैंक्स के बीच में जो फाइनेंशियल डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे हैं या फाइनेंशियल कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन के लिए ये एक प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। ये इंस्टेंट पेमेंट को अलाउ करता है हमारे देश में, जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के नाम से जानते हैं। इसे बनाया या इसे किसके अंतर्गत काम करता है? एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है सर? इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर तैयार किया था। ये पेमेंट एंड
सेटलमेंट के लिए काम करता है और इसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था 2007 में, उसके अंतर्गत बनाया था। हालांकि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर जब आप देखते हैं तो वो 2008 आएगा, 2008 ये याद रखिएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए मैं बता रहा हूं। इसका काम क्या है? इंटर बैंकिंग ऑपरेशंस में जो इंस्टेंट पेमेंट्स हो रहे हैं और जो पेमेंट्स का सेटलमेंट बिटवीन द बैंक्स होता है, मतलब एक बैंक ने एक पैसे का एक अमाउंट जो है दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया या उसके किसी कस्टमर ने अपने ट्रांजेक्शन इस तरह से किए हैं, तो बैंकों में फिर आपस में वो सेटलमेंट होता है कि भैया आपके खाते से हमारे खाते में और हमारे खाते से आपके खाते में किस तरह से ट्रांसफर हुए, राइट। तो वो चीज जो है वो इसमें आती है। ये 2008 में बनाया गया था और 2020 में इंटरनेशनल लेवल पर भारत सरकार ने हमारे यूपीआई को यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लस रुपए जो फॉरेन करेंसी में भी यूज करने वाला बेसिकली पेमेंट कार्ड स्कीम के नाम से जाना जाता है। आप लोगों में से बहुत लोग शायद ऐसे भी होंगे जो रुपए कार्ड को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक पेमेंट स्कीम कार्ड है, पेमेंट स्कीम कार्ड है। आजकल बहुत सारे यूपीआई के जो आप बोल सकते कंपैटिबल क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, वो रुपए कार्ड्स के नाम से जारी किए जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज है जो इन्हें जारी कर रही हैं, है ना। तो ये किसके अंतर्गत है? एनआईपीएल के थ्रू शुरू हुआ था, इंटरनेशनल पेमेंट इंडिया के लिए जो बनाया गया। अब किस तरह से ये काम कर रहा है? बेसिकली इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि 2020 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि भारत के बाहर भी जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है वो वर्किंग हो। मतलब आप किसी और देश में जा रहे हो तो आपको वहां किसी और, भाई इतना सारा कैश लेके तो चल नहीं सकते, और फॉरेन एक्सचेंज करना मतलब एक सरदर्द वाली प्रोसेस होती है बेसिकली। और कहीं नहीं, आप अपने पड़ोसी देशों में चले जाओ, स्पेशली नेपाल जहां सबसे ज्यादा इंडियंस जाते हैं, वहीं पर आप जाकर देख लीजिए, करेंसी एक्सचेंज आपके लिए एक टिपिकल प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं, लेकिन आपको फिर भी एक पैनिक, तो क्यों ना, अगर आप यूपीआई से पे करना चाहते तो वहां क्यों नहीं कर सकते आप, राइट। आपका इंडियन बैंक है और आप किसी और देश में जाकर यूपीआई से पे करना चाहते तो एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, उसी की बात एनआईपीएल करता है। बेसिकली एनआईपीएल एनपीसीआई के अंडर ही बनाया गया है। किसके अंदर बनाया गया? एनपीसीआई के अंडर ही बनाया गया है, राइट। अब ये कह रहा है कि इसी चीज का यूज करके जो मलेशिया नाम का देश है, इसने क्या किया है? इसने भारत के यूपीआई को अपने यहां मान्यता दे दी है, एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि अगर अब आप मलेशिया जाते हैं तो मलेशिया में आप बहुत इजीली यूपीआई पेमेंट ऐप से वहां के किसी लोकल मर्चेंट को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या उनके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए मलेशिया की राजरपे करलेक नाम की एक कंपनी है जिसके साथ टाई अप किया गया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ टाई अप किया है? राजरपे करलेक, ये मलेशिया की कंपनी है जिसके साथ टाई अप किया गया है। अभी ग्लोबल सिचुएशन क्या है भारत के एनपीसीआई के द्वारा बनाए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, तो उसे भी हम देखते हैं। भैया इसके पहले सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और नेपाल, ये 3 देश ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। यानी कि अब 4 देश हो गए। कौन कौन सा हो गया? सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, नेपाल हो गया और अब मलेशिया। इन 4 देशों में अगर आप जा रहे हो तो टेंशन नहीं लेने का, आप इजीली पेमेंट कर सकते हो अपने उसी यूपीआई ऐप का यूज करके या उन ऐप्स का यूज करके जिससे आप भारत में पेमेंट कर रहे हो। ये डिक्लेरेशन ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में दिया गया था, अभी अक्टूबर के महीने में ही ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया गया था कि हम मलेशिया में भी यूपीआई फैसिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ, इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। कहां ऑर्गेनाइज हुआ था? मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर में, जो जियो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है उसमें इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बारे में भी हम कुछ कुछ देख लेते हैं। ये हमारा एक दूसरा टॉपिक समझ लो आज के लिए, है ना। हालांकि थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो हमें आज दिखाई दे रहा है, इसलिए हम आप पढ़ रहे हैं इसको। अक्टूबर 7 से अक्टूबर 9 के बीच में जीएफएफ यानी कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट फाइनेंशियल बूस्ट करने के लिए इंडिया को और वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए सेम स्पीड के साथ उसमें सबमर्ज होने के लिए इस फेस्ट को आयोजित किया गया है। ये जियो कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी थीम जो रखी गई थी इस बार वो थी एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस पर बेस्ड एम्पावरिंग फाइनेंस, यानी कि जो डिजिटल फाइनेंस है, भविष्य का वित्त है, फ्यूचर फाइनेंस है, उसको इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है, राइट। इसीलिए इसका नाम भी फिनटेक फेस्ट है। इसमें फिनटेक कंपनीज जो हैं उनको एक सेम प्लेटफॉर्म दिया जाएगा सो दैट दे कैन डिस्कस अबाउट देयर डेवलपमेंट एंड दैट प्लेटफॉर्म आल्सो गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट द फंड फॉर देयर फ्यूचर डेवलपमेंट्स।
अच्छा, इसमें नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही किया था बेटा। उनके साथ अभी रिसेंटली इंडिया आए और उनके साथ कई सारे डेलीगेट्स भी आए थे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भी इस फेस्ट में भाग लेने वाले भारत के एक स्टेट गेस्ट यानी राज्य के प्रतिनिधि बने हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज, जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइएगा। ये दुनिया में या दुनिया के इतिहास की पहली घटना है सर। भारत के दक्षिणी पड़ोसी राष्ट्र मालदीव, छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है, स्मॉल आइलैंड कंट्री, ने एक अनोखा कानून अपने यहां पास कर दिया था। मालदीव्स के प्रेजेंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू का एक विजन है, उस विजन को ध्यान में रखते हुए ये कानून पास किया गया। कानून क्या है साहब? तंबाकू यानी टोबैको पर जेनरेशनल प्रोहिबिशन यानी कि पीढ़ीगत क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। और पीढ़ीगत प्रतिबंध कैसा है कि जिस पीढ़ी को इसमें शामिल किया जा रहा है उस पीढ़ी में कोई भी आदमी कभी तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता, उसे बेच नहीं सकता, उसे खरीद नहीं सकता। सीधा सा मतलब ये। इसके लिए तारीख निर्धारित की गई है। क्या तारीख निर्धारित की गई है? 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 के बाद आने या बाद पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति, मालदीव्स में आकर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, क्लियर, और वहां आने वाले इवन पर्यटक भी, कौन सी तारीख निर्धारित की गई? 1 जनवरी 2007 के बाद आने वाला कोई भी व्यक्ति इस लिस्ट में शामिल होगा और वो और उसकी पूरी पीढ़ी है ना, तंबाकू का सेवन नहीं कर सकती, उसे बेच नहीं सकती, उसे खरीद नहीं सकती। कहां नहीं कर सकती? मालदीव्स में। तो ये कह रहा था मालदीव गवर्नमेंट एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू ने टोबैको कंट्रोल एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया है 1 नवंबर 2025 को रिसेंटली, जिसमें उन्होंने क्या कहा है? इसमें इंप्लीमेंटेशन किया जेनरेशनल बैन का, जेनरेशनल प्रोहिबिशन, पीढ़ीगत प्रतिबंध तंबाकू पर लगाया गया है। मालदीव्स ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना। सब गजब का इनिशिएटिव है, मैं तो मानता हूं भारत में भी आ जाना चाहिए। ओके, जो लोग सेवन करते हो वो माफ करिएगा, उनको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आना चाहिए। बाइंग सेलिंग यूजिंग टोबैको प्रोडक्ट्स, जैसे कि सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गई, गुटखा हो गया, या अदर स्मोकलेस प्रोडक्ट भी हो जिनसे धुआं तो नहीं आता लेकिन वो इनके समान प्रभाव रखते हो, निकोटिन से युक्त हो, तो उन पर भी बैन लगाया गया है ना। इसके बाइंग नहीं कर सकते, सेलिंग नहीं कर सकते, उसका यूज भी नहीं कर सकते, सेवन भी नहीं कर सकते। प्लस इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, पोजेशन, अपने पास रखना, उसे किसी को दे देना, उसे बेचना, उसे आयातित करना, कहीं और से खरीदना, एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, वेपिंग प्रोडक्ट्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड सर फॉर ऑल एजेस। हर प्रकार के उम्र वर्ग, आयु वर्ग के लिए, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जुर्माना तय किया गया। क्या किया गया कि अगर आप तंबाकू बेचते हुए पाए जाते हो, कोई माइनर पाया जाता है, माइनर, कम उम्र का व्यक्ति, तो 50,000 मालदीवियन रुपया, मालदीव में जो करेंसी चलती है रुपया कहते हैं उसको, तो वो देना पड़ेगा। और अगर कोई वेपिंग डिवाइस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो गई, इस तरीके की चीजें, या हुक्का हुक्का टाइप की चीजें, तो 5,000 मालदीवियन रुपया देना पड़ेगा। क्लियर है? 5,000 मालदीवियन रुपया देना पड़ेगा जुर्माने के तौर पर। यह मालदीव ने एक नया लॉ बनाया है। नेक्स्ट हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है दैट इज इंडो अफगान रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालिया तौर पर आप सभी को पता होगा, अफगानिस्तान जो है वहां तालिबान की सरकार 2021 से लगातार रूल कर रही है और तालिबान के साथ भारत के संबंध कुछ खासे रहे नहीं है। 2002 में जब तालिबान की सरकार हटी थी, अफगानिस्तान में जब पहली बार लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, तब भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बहुत आगे बढ़ाया और वहां के दोनों जो राष्ट्रपति पूर्व रहे उनके साथ भारत के बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं। भाई, चाहे आप हामिद करजई की बात कर लें, चाहे आप अशरफ गानी की बात कर लें, लेकिन 2021 में सिटिंग प्रेसिडेंट अशरफ गानी को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर अपनी सरकार बनाई थी। तो वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबानी बोल सकते हो आइडियोलॉजी या कि फिर विचारधारा की सरकार है और तालिबान के साथ भारत के संबंध इतने कोई खासे रहे नहीं है, लेकिन अब अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों भारत में तालिबान सरकार के जो अफगानिस्तान में विदेश मंत्री हैं, अमीर खान मुत्ताकी ने भारत की यात्रा की और भारत के विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इनके बीच में हुई हैं। ये बातों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाई दी है वो ये है कि अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर के तय किया है कि वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी राजनयिक संबंधों को अब आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के अपने प्रतिनिधियों को स्थापित करेंगे, प्रतिनिधि कार्यालय बनाएंगे और वहां अपने लोगों की नियुक्तियां भी करेंगे। अफगानिस्तान का कहना यह है कि भारत दिसंबर 2025 यानी इसी साल के अंत तक
ये तय कर लेगा और जनवरी 2026 यानी उसके एक महीने के अंदर ही भारत का एक प्रतिनिधि अफगानिस्तान में और फिर अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधि भारत में मौजूद होगा, जिससे इन दोनों देशों के बीच विदेशी संबंध या स्ट्रैटेजिक रिलेशंस जो होंगे वो बहुत आगे बढ़ेंगे। हालांकि भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत अभी भी अफगानिस्तान का तकनीकी सहयोगी है और भारत ने कभी अफगानिस्तान का विरोध नहीं किया। वहां के लोगों के लिए, जैसे अभी भी आप देखते हो, मेडिसिन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया है। इवन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में प्रपोज किया गया था पार्लियामेंट में, उसमें भी अफगानिस्तान को इंक्लूड किया गया था। अफगानिस्तान की जनता को भारत की नागरिकता लेने के लिए शामिल किया गया था। आप देखें, भारत हमेशा अफगानिस्तान को अविभाजित भारत का एक हिस्सा ही मानता रहा है। तो इस नाते से भारत हमेशा अफगानिस्तान का सहयोगी रहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा है कि वहां सरकार किस विचारधारा की है, कौन उस सरकार का नेतृत्व कर रहा है, राइट। तो खैर, इन दोनों देशों ने यह तय किया है मिलकर नई दिल्ली में अपनी बैठक के दौरान अभी हालिया तौर पर कि ये दोनों अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। तो इंडिया अपॉइंट करेगा एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव को, एक आधिकारिक प्रतिनिधि को, अफगानिस्तान भारत में करेगा और भारत अफगानिस्तान में करेगा। ये पहली बार होगा 2021 में, जब तालिबान की सरकार यहां पर आई थी, तालिबानी गवर्नमेंट। उसके बाद से ही भारत और अफगानिस्तान के वैदेशिक संबंध पूरी तरीके से खत्म थे, राइट। लेकिन तालिबानी गवर्नमेंट जो है, उसके आने के बाद ये पहली बार होगा कि जो भारत है वो अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर अपॉइंट करेगा। सो नाउ, अभी तक हालांकि भारत ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन फिर भी ये बता रहा है दैट इंडिया अनाउंस द अपग्रेड ऑफ इट्स टेक्निकल मिशन। अभी भारत अफगानिस्तान में एक तकनीकी मिशन चला रहा है, जिसके अंतर्गत भारत अफगानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए और मेनी अदर टेक्नोलॉजीज, जैसे कि इंटरनेट टेक्नोलॉजीज हो गई या मेनी अदर टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। तो ये बता रहा है दैट इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए काबुल में एम्बेसी लेवल पर भारत इन रिलेशंस को एक्सेप्ट कर सकता है और बहुत जल्दी इंडिया काबुल में अपनी एक एम्बेसी खोल सकता है, जिसमें एक डिप्लोमेट अपॉइंट होगा, राइट। तो भारत और अफगानिस्तान का ये संबंध डेफिनेटली पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगा और भारत को पाकिस्तान के सामने एशिया कॉन्टिनेंट में, खासतौर से जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, तो वहां भारत को एक बहुत अच्छा स्टैंड मिलता है कि पाकिस्तान का ही दूसरे और पड़ोसी राष्ट्र जो है वो अगर भारत के साथ अपनी मित्रता निभाता है, खासतौर से तब जब ऑलरेडी तालिबान और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जहां गोलीबारियां भी चल रही हैं समय पर। तो ऐसी कंडीशन में ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए, ये जो पढ़ा रहा हूं मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए भैया। आज के वीडियो में हम यहीं पर इसे खत्म करेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।